गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरी लिपि के पाठ्यवचन को जारी रखेंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल का मतलब हुआ कि थोड़ी समय के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले मोहम्मद गजनवी, जिसका नाम तुम लोगों ने सुना होगा इतिहास में, 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में, टकसाल क्या किसे कहते हैं? टकसाल जहाँ सिक्के डाले जाते हैं उसे टकसाल कहा जाता है। ठीक है, टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इन शब्दों पर, सॉरी ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, हाँ, इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है। कलमा जो मुस्लिम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, तुम अपने मित्रों से पूछ सकते हो, पता कर सकते हो कलमा क्या है। तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है अव्यक्तमेकम मुहा। ठीक है, ये पढ़ना संस्कृत शब्द है, नृपति महमूद। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोड़ राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है। राम सिया का मतलब हुआ राम और सिया का मतलब हुआ सीता। ठीक है, सोचिए, अकबर ने उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कन्नौज के घोड़वाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी टाइटल भी है, आबू के परमार भी टाइटल है, जिजाक भुक्ति के बुंदेलखंड के चंदेल और त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। स्पष्ट हो गया ना? लेखक ने बड़े ही तजुर्बे के साथ ये सारी जानकारियाँ हासिल की है और उन्होंने हम लोगों को हमारे सामने, ठीक है, अपना लेख रचना रखा है, जिसको हम लोग पढ़कर अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे कि नागरी लिपि का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक है, किस तरह से ये विकसित हुई, कैसे ये फली फूली इत्यादि। उपरोक्त जानकारी से स्पष्ट होता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। बच्चों, इस अनुच्छेद को तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ना, ये दोलन को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पाठ में कुछ कमियाँ भी है, इस कमी को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ कहा गया है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था और यह क्या थी, सार्वदेशिक लिपि थी। हालांकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि कब थी, तो इसका सही उत्तर होगा 8वीं-9वीं शताब्दी में। क्यों थी? क्योंकि यह लगभग पूरे देश में क्या थी, फैली थी, इसलिए यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। अब हम लोग चलते हैं आगे। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे छोटे ठोस त्रिकोण है। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है। नागरी लिपि की पहचान क्या है, ध्यान से सुनना। इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नगरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इसे आसानी से बड़े अभ्यास के बाद क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। लेखक कहते हैं कि हम बता चुके हैं, अर्थात लेखक बता चुका है कि दक्षिण भारत से नागरी अर्थात नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत से किस सदी से मिलने लग जाते हैं? 8वीं सदी से, और उत्तर भारत के 9वीं सदी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। देखिए, लेखक ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि नागरी लिपि के बारे में हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इसी वर्ष और इसी जगह से, इसी स्थान से इस लिपि का शुरुआत हुआ। लेखक भी यहाँ असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि लेखक भी कुछ प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ही नागरी लिपि के बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया है। चूँकि यहाँ साक्ष्य अप्राप्य है, इसलिए उन्हें भी इस पर क्या है, नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लिपि में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि किस नई लिपि
इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं? इसका 3 नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ, नागरी, देवनागरी और नंदी नागरी। आखिर इसके तीनों नाम क्यों पड़े? वैसे तुम लोग शब्द पर ध्यान देने का प्रयास करो। नागरी, नागरी नागर से बना है, शायद नागर पंडित होते थे और उनसे नागरी बना हो। अच्छा, जो कुछ भी हो, नागरी नगर से बना है, शायद यह किसी महानगर अर्थात अच्छे नगर से इसका प्रारंभ हुआ हो, पुराने नगर से। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? हाँ, तो ये ध्यान देना होगा। अब देवनागरी के पास हम लोग पहुंचते हैं। देवनागरी, देवनागरी, देवनगर अर्थात देवों की नगरी देवनागरी, अर्थात इस लिपि की शुरुआत शायद देव की नगरी से हुई थी। देवनगरी, वैसे लोग कहते हैं कि सब नगर तो नगर है, लेकिन वाराणसी देवनगरी है। कुछ लोग कहते हैं कि पटना देवनगरी है, काशी देवनगरी है। जो भी हो, कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ, वह निश्चित रूप से देव अर्थात देवी देवता से संबंधित नगर से हुआ। नंदी नागरी, नंदी, नंद की गाय, तुम लोगों ने पढ़ा होगा श्री कृष्ण से संबंधित, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि जहाँ नंद जी का जन्म हो वहाँ से शुरू हुआ होगा। जो भी हो, हम लोग पाठ को आगे जारी रखते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मतभेद है, और मतभेद ही नहीं, हमारा लेखक भी असमंजस में पड़ जाता है कि मैं क्या कहूँ, कहीं कुछ कह देता है, कहीं कुछ कह देता है। हम लोगों ने पाठ में ही पढ़ा है सर्वदेशिक लिपि, ध्यान दीजिएगा, उसको मैं आगे भी बताऊँगा, इसी पाठ में आएगा, ठीक है। मतभेद तो है ही। गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, नागर ब्राह्मण, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने वाले एक अड़चने भी है। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम क्या पड़ा? देवनागरी पड़ा। स्पष्टता यह भी क्या है कि संकुचित मत है। अलबेरूनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है लगभग 1030 ईस्वी में कि मालवा में नागरी लिपि का इस्तेमाल होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पाद ताडितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली भी कहा जाता है। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। ये कहते हैं कि हो सकता है ये बड़ा नगर कौन सा हो? पटना हो, पटना से इसकी शुरुआत हुई हो। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। सुनिए, विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। संभवतः देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत के प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा। लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। पहल लिपिबद्ध है किसके शासनकाल में किया गया था? इसके आंसर ढूंढो। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदीनगर अर्थात आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? नंदी नागरी पड़ा। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना है कि आखिर नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, कब पड़ा, ठीक है। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी। अब सुनिए एक और भी संकुचित मत, क्योंकि ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। बच्चों, तुम लोगों ने अभी यही देखा कि हमारे लेखक महोदय ने उस समय क्या कहा था? 8वीं-9वीं शताब्दी, जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 8वीं-11वीं शताब्दी सर्वदेशिक लिपि के रूप में। अब भला एक ही व्यक्ति के इस तरह से अगर मत हो
तो फिर कन्फ्यूजन तो होना ही है ना। ये कन्फ्यूजन हमारे लेखक जी ने नहीं दिया है, बल्कि जो उनको साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, उस आधार पर उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देश भर से अर्थात पूरे भारत देश से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ, उदय का मतलब जन्म, भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं शताब्दी से इस्लामिक शासनों का शासन आरंभ होता है। किस शताब्दी से? 13वीं अर्थात 1200 कुछ से। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, उसका नाम है हिंदू समाज और हिंदू धर्म। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कल से हम लोग अपने पाठ को आगे जारी रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा पेज नंबर है, तुम लोग नोट कर लो। यह है 37 का सेकेंड लास्ट अनुच्छेद हम लोग खत्म कर चुके हैं। ओके, थैंक्स।